शादी के दूसरे दिन ही मेरा जम्हाई मेरी बेटी को घर छोड़ कर चला गया कि ये मुझे खुश नहीं कर पाई। मुझे पर ये क़यामत टूट पड़ी। मैं उससे बड़े से डॉक्टर के पास ले गई। सबका कहना था ये बिल्कुल ठीक है। एक दिन मुझे बेटी कहने लगी, एक मस्जिद में इमाम साहब हैं, वे हर तरह का दम करते हैं। मैं अपनी बेटी को इमाम साहब के पास ले गई। इमाम साहब ने कहा ये 7 रातें मेरे पास रहेगी। ख़ास दम किया हुआ पानी से उसकी मालिश करनी होगी। बेटी को छोड़कर मैं घर आ गई, लेकिन दिल घबरा रहा था, इसलिए वापस गई तो रूह कांप गई। इमाम साहब और बेटी, मेरी एक ही बेटी थी और वही मेरे जीने की वजह थी। मेरा पति तो मेरी बेटी के पैदाइश के फ़ौरन बाद ही मर गया था। मेरे पति की मौत के बाद मुझे और मेरी बेटी को किसी भी तरह की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे पति ने बहुत ज़्यादा जायदाद विरासत छोड़ी थी, जिससे मेरा और मेरी बेटी का गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। मैंने अकेली ही अपनी बेटी की परवरिश की। मैंने कुछ ही दिनों पहले अपनी बेटी का रिश्ता किया था, तो मेरी सास गांव से सबको साथ लेकर आई थी। मेरी देवरानी और सास ने सारा इंतज़ाम बहुत अच्छे से संभाला। मैं बहुत खुश थी कि बेटी का मसला था तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी थी। कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। उसके बारे में खुद वहाँ जाकर सबको बुलावा देकर आई थी। सभी बहुत खुश हुए थे। किसी ने भी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मेरा पति अब जिंदा नहीं। ये देखकर मेरी आंखें भर आई थी। अगर मेरा पति जिंदा होता तो अपनी बेटी की शादी पर कितना खुश होता। सारा इंतज़ाम मुकम्मल था। मेरी बेटी अपने घर की हो गई थी। उसकी रुखसती के वक्त में बहुत रोई। मेरे पति की आखिरी निशानी थी वह, लेकिन बेटियां तो होती हैं पराई। एक न एक दिन तो उन्हें रुखसत होकर जाना ही होना है, इसलिए मैं उसके नसीब के लिए दुआ कर रही थी। मैं अपनी बेटी की शादी से फ्री हुई तो सुकून की सांस ली थी। मैं रब का शुक्रिया अदा कर रही थी और शुक्राने की नफिल पढ़ी तो बेटी की जुदाई ने एक बार फिर आंखें नम कर दी। जिस बेटी को दिल जान से पाला, आज उसे किसी के साथ रुखसत कर दिया था। दुनिया का भी निराला दस्तूर है, बेटी को पालो बड़ा करो और फिर उसे किसी गैर के हवाले कर दो। दिल दुखी था, आंसू जारी थे। मैं बाहर लॉन में बैठी बेटी को याद में रोते दिल हल्का कर रही थी, जब अंदर से मेरे मोबाइल फ़ोन की आवाज़ ने चौंका दिया। मेहमान तो मेरी बेटी की रुखसत करने के बाद ही अपने अपने घर को चले गए। मैं और कुछ मेहमान रह गए थे, वह भी रात सोने के लिए जा चुके थे। मैं नमाज से फ्री होकर बाहर आकर बैठ गई थी। मुझे एक ही दिन में घर खाली खाली लगने लगा था। मैंने गहरी सांस ली और उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई, मगर मेरे जाने की तक कॉल बंद हो गई थी। मैं अपने कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। सोने से पहले बेटी के लिए दुआ करने लगी कि वह अपने घर में सदा हंसती मुस्कुराती रहे। अगले दिन जो मेहमान रह गए थे वह भी चले गए और मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई। सारा दिन खाली घर में बोर बोर सी फिरती। नौकरानी अपना काम करने के बाद अपने घर चली जाती तो उसके बाद मैं अकेली रह जाती थी। आज मेरी बेटी की शादी को दूसरा दिन था। नौकरानी काम से जल्दी फ्री हुई तो जाने का पूछने लगी। मैंने भी सोचा जब काम ही ख़त्म हो गया है तो उसको रोकने का क्या फ़ायदा है, इसलिए जाने का बोल दिया। नौकरानी के जाने के कुछ देर बाद ही मेरा जमाई मेरी बेटी को लेकर घर आ गया। मैं अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई थी, मगर जब उसने बेटी को छोड़ने की बात की तो मैं अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई कि शादी के दूसरे दिन ही जमाई मेरी बेटी को छोड़ने चला आया। मुझे लगा वे वलीमे की रस्म करने आया है, लेकिन उसका कहना था कि आपकी बेटी मुझे खुश नहीं कर पाई। मुझ पर ये क़यामत टूट पड़ी थी। ये बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं शर्म से सर झुका गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने जमाई को क्या कहूँ, उससे कैसे सवाल जवाब करूँ। मैंने अपनी बेटी को देखा जो मेरे जमाई के सामने मेरी तरह सर छुपाए बैठी थी। मेरा जमाई मेरी बेटी को छोड़कर जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और मिन्नत भरे लहजे से कहा कि देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत जल्दी मैं कोई हल निकाल लूँगी। बल्कि मैं इसे समझा देती हूँ, वे नादान हैं, शायद तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लग गई है, लेकिन तुम जल्दीबाजी मत करो, मैं इस मसले को हल कर दूँगी। तुम तब तक उसे अपने साथ ले जाओ। किसी को पता चल गया तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगी लोगों को, क्योंकि शादी के दूसरे ही दिन बेटी घर वापस आ जाए
तो लोग जीना दुश्वार कर देते हैं सवाल पूछ पूछ कर। मैं जानती थी कि अगर किसी को कानों कान खबर पड़ गई कि शादी के दूसरे ही दिन जमाई मेरी बेटी को छोड़कर चला गया है तो सब मेरी बेटी के किरदार पर बातें करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती थी। अभी तो मैं सच जानती तक न थी ये मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया है या ये सब मेरे जमाई जानबूझकर कर रहा है। और अगर ये बात लोगों के सामने आ गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मेरे जमाई ने रूखे लहजे में बोलते हुए अपना हाथ मेरे हाथों से निकाला और बिना कुछ कहे मेरे घर से निकलता चला गया। उसका कहना था कि मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, आप उसे यहीं रखें अपने पास। शायद मेरी बेटी ने जज्बात में आकर उसे मना कर दिया हो या उनके दरमियान कोई ताल्लुक ही ना हुआ हो। मैं खुद से ही सोचती, दरवाजे में खड़ी अपनी बेटी को देखती रोती रही थी। रोती मेरी बेटी भी रही थी, मगर उसके रोने में भी शिद्दत ना थी जो शायद होनी चाहिए थी। मैं अपने दुख में गौर न कर सकी थी, वरना ज़रूर चौंक जाती। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के पास गई, लेकिन उसके चेकअप के बाद सब ने यही जवाब दिया कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। मैं हैरान थी कि ये मामला क्या है। मेरा जमाई तो बोल रहा था कि मेरी बेटी उसको खुश नहीं कर पाई, मगर वह तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने सोच लिया था कि हम अपने जमाई से बात करूंगी। वे मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकता था। मैं डॉक्टर की बात सुनकर अपनी बेटी की तरफ पलटी थी जो मेरे पीछे चलती हुई आ रही थी। मैं अचानक पलटने पर वह वहीं रुक गई। मैंने उसे भी कह दिया था कि अब उसके पति से मैं खुद बात करूंगी, लेकिन मैंने ये महसूस नहीं किया था कि मेरी बात पर मेरी बेटी का रंग फीका हो गया था। उसके हाथ भी कँपा रहे थे। मेरी नज़र अपनी बेटी पर पड़ी ही थी। नहीं नहीं माँ, उससे बात मत करना। उस बदतमीज़ इंसान का क्या भरोसा आपको उल्टा सीधा सुना दे। क्या होगा, वैसे भी आपके सामने वे शरीफ बना घूमता है, लेकिन है नहीं वे शरीफ। कहीं गुस्से में आकर मुझे तलाक ही न दे दे। मेरी बेटी ने मुझे मेरी बात पर जल्दी से टोक दिया था। बात करते हुए मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मुझे ये बात अजीब तो लग रही थी, मगर क्या कर सकती थी। बेटी थी इसलिए खामोश रही। ये मामला मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अभी के मुझे सही ये तक नहीं पता था कि आखिर में गलती किसकी थी, कौन इन दोनों में सही था और कौन गलत। मुझे इन बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था। मैं अब जानना चाहती थी कि आखिर गलती किसकी तरफ से हो रही है, और ये सब जल्दीबाजी में तो नहीं हो रहा है। मैं और मेरी बेटी घर जाने के लिए गाड़ी में बैठी ही थी, मगर मेरा ध्यान अभी भी उन्हीं बातों में लगा हुआ था। कुछ तो कुछ ज़रूर था, मगर ये मेरी समझ से बाहर था। अभी तक तो मुझे जमाई की गलत लग रहे थे, क्योंकि वही तो बेटी को खुश न रखने का ताना देकर चला गया था। जब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी तो मेरा जमाई ऐसा क्यों बोलकर चला गया। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा जमाई ही मेरी बेटी को बसाना ही नहीं चाहता था, वे किसी और को पसंद करता हो और लोगों के डर से इल्ज़ाम मेरी बेटी पर डाल रहा हूँ, या फिर उसमें ही कोई कमी हो। ऐसा भी तो हो सकता है। फिर मेरे जमाई ने मेरी बेटी को मना किया हो कि ये बात किसी को ना बताए। मेरा दिमाग एक बात पर फिर से रुका था। मैं इसी उलझन में उलझी हुई थी कि हमारा घर आ गया। हम घर में दाखिल हुए तो मेरी बेटी कुछ देर अपने कमरे में चली गई। रात का खाना खाकर उसने मेरे लिए चाय बनाई और खुद कमरे में चली गई। उसके बाद वे कुछ ही देर में फिर वापस मेरे पास चली आई। पहले तो मेरी बेटी कुछ देर मेरे सामने बैठी रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर मेरे पास बैठकर बड़ी नरमी से बोली, माँ मेरी एक दोस्त है, उसने बताया था कि हमारे शहर से कुछ दूर ही एक इमाम साहब रहते हैं जो हर किस्म की बीमारी का इलाज करते हैं। मैं सोच रही थी कि उनके पास चले जाएं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। अगर तुम कहती हो तो चले जाओ, अभी चलते हैं। मैंने उस उम्मीद पर जाने के लिए हामी भर ली कि क्या पता अल्लाह पाक मेरी बेटी को शिफा दे दे तो उसका भी घर खुशियों से भर जाएगा, वह अपने घर खुश और आबाद रहेगी। मेरे कहने की देर थी, मेरी बेटी फट से उठकर खड़ी हुई। मुझे उसकी जल्दबाजी पर शक सा गुजरा, मगर फिर सिर झटक कर जाने के लिए बाहर की तरफ बढ़ गई। हम जल्दी उस इमाम साहब के पास पहुंच गए। मैं हैरान थी, जब हम इस इमाम के पास गए तो वहाँ किसी किस्म का कोई भी नहीं था। मतलब अक्सर कहीं जाना हो किसी पीर फ़कीर के पास तो वहाँ बहुत भीड़ होती है, बैठने की जगह भी नहीं मिलती, मगर यहाँ मामला उल्टा था। वह जगह वीरान सी थी जहाँ उस इमाम साहब की जगह थी। चंद लोगों का ही आना
جانا تھا۔ میں چپ چاپ اپنی بیٹی کے ساتھ چلتی اسے درگاہ کے اندر داخل ہوئی۔ اندر جاتے ہوئے میں آس پاس بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ ہم جب ان کے پاس گئے تو میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں سب کچھ اس امام کو بتا دیا۔ میری بات انہوں نے بہت ہی آرام سے سنی۔ امام صاحب نے کہا یہ 7 راتیں میرے پاس رہے گی، خاص دم کیے جائیں گے، پانی سے اس کی مالش کی جائے گی۔ ان کی باتیں سنتے ہی میں ان کی طرح ہی دیکھ رہی تھی۔ اس دوران اس امام نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر ادھر ادھر نہ دیکھا، اس کا چہرہ نیچے کی طرف ہی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس امام کو دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں اس احساس کو کوئی نام نہ دے پا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تو عجیب ہے اس کی شخصیت میں، مگر کیا، اس کا اندازہ میں نہیں لگا پا رہی تھی۔ بیٹی کو اتنے دنوں کے لیے یہاں چھوڑ کر جانے کا دل بالکل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، اس لیے میں نے اس کو فوراً ہاں کر دیا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی عمر ہی کیا تھی جو وہ طلاق کا دھبا لے کر گھر بیٹھ جاتی۔ ویسے بھی ہمارے گھروں میں لڑکی امیر ہو یا غریب، ایسی عورتوں کو ہی سب برا بھلا کہتے ہیں اور ان کا جینا تک حرام کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ میں بنا کوئی بات کیے وہاں سے اٹھی اور اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ دل میں عجیب عجیب سا ڈر ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہ جانے مولوی کے پاس 7 دن تک چھوڑنے کا فیصلہ کر کے ٹھیک کیا یا غلط۔ میں گھر آئی تو میرا دھیان امام صاحب پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، کچھ تو لگ رہا تھا اس شخص میں جو مجھے محسوس ہوا تھا۔ اب میں اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا دھوکہ تو نہیں کھا سکتی تھی۔ میں جب سے اپنی بیٹی کو امام صاحب کے پاس چھوڑ کر وہاں سے آئی تھی، میرے دماغ میں وہی باتیں چل رہی تھی۔ میں سب کچھ اسی کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ شام ہونے والی تھی، میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا اور اپنے لیے کچھ بنانے کچن میں آ گئی، مگر بیٹی کی پریشانی میں کچھ بھی کرنے کا دل نہ کیا، تو یوں وہیں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت اس امام صاحب کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں نے کچھ دیر تو صبر کیا، مگر جب دل نہ مانا تو اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر کو لاک لگایا اور گاڑی کی طرف بڑھی تو ہمارے محلے کی ایک عورت نے مجھے دیکھ کر روک لیا۔ دور سے ہی آواز دے کر کہا، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ میں بھی جہاں تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اب اس کی آواز پر آگر بڑھتی تو اس کو شک ہو جاتا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو اس نے ساری کالونی میں یہ بات پھیلا دینی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی سوچا کہ کچھ دیر ماں کے پاس ہو کر آ جاؤں۔ اکیلے دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے اسے ہمارے رشتے کی خالہ کا بتایا، جسے سب خاندان والے ماں جی کہا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں میرا محلہ بھی جانتا تھا، کیونکہ وہ اکثر میرے پاس رہنے کے لیے آتی تو سارے محلے ان کے پاس آتا تھا دعائیں لینے۔ وہ بہت ہی اچھی اور نیک عورت تھی۔ ان کے آنے پر اکثر سب لوگ ہمارے گھر آ جاتے اور سر جھکا لیتے تھے۔ ماں جی سب سے سروں پر پیار ایسے کرتی جیسے ملنے والا ان کا سگے رشتے دار ہو۔ ابھی جلدی جلدی میں میری زبان پر انہی کا نام آ گیا۔ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، ابھی کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں بیٹی کی شادی کو، اتنی جلدی دل کہاں لگے گا؟ بہرحال وہ بات کرتی کرتی میرے پاس آ کر رک گئی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کیے جا رہی تھی، جبکہ مجھے اب اس عورت سے الجھن ہونے لگی تھی۔ میرا دھیان تو اپنی بیٹی پر ہی تھا۔ نہ جانے دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ میں نے تو اپنی طرف سے بھی بہت اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کی تھی، جہاں وہ ہمیشہ خوش رہتی، لیکن شاید اسے نظر لگ گئی تھی۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ میری بیٹی اپنے گھر بس جائے، مگر جانے قسمت کو کیا منظور تھا، اور وہ عورت پتہ نہیں مجھ سے اور کیا کیا بول رہی تھی، مگر میری توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ میں تو بس اس سے جان چھڑوا کر وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جلدی ہے، میرا دھیان نہ دینے پر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، تو میں نے جلدی سے سر کو نہ میں ہلایا۔ بس میرا دل نہیں کر رہا کوئی بات کرنے کا۔ میں نے بھی صاف کہہ کر جان چھڑوائی اور آگے بڑھ کر چلی گئی۔ میرے دل میں چوٹ تھا، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کچھ دیر اور وہاں رکی تو اگر وہ میری بیٹی کے بارے میں کچھ پوچھ لیتی تو میں کیا کہتی۔ مجھے اب خود لوگوں سے ملتے شرم سی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے کی بات تھی کہ میری بیٹی کو میرا جمائی گھر چھوڑ گیا تھا۔
और लोगों के डर ने मुझे परेशान करके छोड़ा था। आखिर क्यों मेरे जमाई ने ऐसा किया? इस सवाल ने मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया। मैं कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रही थी। मेरी बेटी में ऐसा क्या नुक्स था जिसकी वजह से मेरा जमाई ये तक भूल गया कि मेरी बेटी उसे खुश ना कर पाई। मेरा दिमाग सोचकर फटने के करीब पहुंच चुका था। मैं जितना इस बात को समझने की कोशिश करती, मैं उतना ही उलझती जा रही थी। मैं उन्हीं सोचों के शिकंजे में फंसी हुई थी। उस जगह वापस आ गई जहाँ कुछ देर पहले मैं अपनी बेटी को छोड़ कर गई थी। गाड़ी से उतरकर मैंने गहरी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि मेरे दिल में बेटी और उस इमाम को लेकर बहुत सारी बातें पैदा हो चुकी थी। ऊपर से ज़माना भी ऐसा था कि किसी पर यकीन करना मुश्किल था। मेरे कदमों में तेज़ी थी। मैं जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के पास पहुंचना चाहती थी। ये मैं ही जानती थी कि मैंने ये 2 घंटे कैसे गुजारे। मैंने इस इमाम साहब के कमरे के बाहर जाकर दरवाजे को खोलना चाहा। मैं आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक से मेरी नज़र सामने नज़र आते हुए मंज़र पर पड़ी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आ रहा था। सामने नज़र आता उस मंज़र ने मेरी रूह को हिला कर रख दिया। मैं इतना बड़ा सदमा कहाँ बर्दाश्त कर पाई थी। मैंने दीवार को पकड़कर ख़ुद को सहारा दिया। मेरी बेटी और ऐसी हरकत, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरी बेटी सामने ही बैठी हुई थी और वे इमाम साहब जिसकी उम्र 27 साल के करीब हो गई थी, वे मेरी बेटी की गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। दोनों मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। उन दोनों की बातों की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी जिनको मैं बखूबी सुन पा रही थी। वे लोग कह रहे थे, मैंने जब से सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है, मेरा तो एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। वहीं मेरी बेटी ने उसका हाथ पकड़े बड़े दुखी लहजे में बोला, मुझे पता था आप परेशान हो गए होंगे, तभी तो मैं माँ को लेकर आपके पास आई। क्या आपको सच्चाई बता दूं कि मैं ठीक हूँ और मेरे पति ने तो मुझे छुआ तक नहीं, क्योंकि मैंने खेल ऐसा खेला था अब तक हमेशा एक साथ रहेंगे, क्योंकि मेरा पति अब मुझे मुँह तक नहीं लगाने वाला। मेरी बेटी भी बड़े प्यार से बोलती हुई उस इमाम साहब का हाथ पकड़ते हुए उसके करीब बैठी थी। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं जो अपने जमाई को गलत समझ रही थी, जबकि गलत मेरी बेटी निकली। मुझसे जब बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और दरवाजे की आवाज़ पर दोनों ही हड़बड़ा कर उठकर खड़े हुए। मैंने अंदर दाखिल होते ही अपनी बेटी को तेज़ी से पकड़ा और ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? ये सब करते हुए तुम्हें अपनी माँ की तरबियत याद नहीं आई? मैंने गुस्से से बोलते हुए एक और थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा, जिस पर वे इमाम साहब मेरी बेटी को मुझसे बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे गुस्से को देखते हुए अपने कदमों को रोक लिया। सर झुकाए खड़ा हुआ था। क्या कहा था तुमने अपने पति को, जो वे तुम्हें ऐसा यहाँ छोड़ कर चला गया था? मैंने उससे कहा था कि मैं बांझ हूँ, मेरे घर पे औलाद ना होगी। तुम अपनी ज़िंदगी क्यों मेरे लिए बर्बाद कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरी माँ ने तुम सबको धोखा दिया है। अपनी बेटी के मुंह से ये सब बात सुनकर मैं अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मेरा बस चलता तुम उसका गला घोट देती। मेरी बेटी होकर उसने इतनी चालाकी से ये सब कैसे कर लिया? मैंने तो उसे ऐसी तरबियत नहीं दी थी, फिर वे इतना कैसे गिर गई? मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और अब मैं उससे शादी करूँगी। ये लड़की बिना डरे मेरे सामने बोल रही थी और मेरे सामने डट कर खड़ी थी। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और घर ले आई और मैंने घर आकर उसे समझाने की बहुत कोशिश की। देखो बेटी, ये जज्बाती फ़ैसला है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मोहब्बत है उस इमाम से, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि तुम शादीशुदा हो। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने रिश्ते पर ध्यान दो, वरना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वे ना मानी, तो मजबूरन मुझे अपने जमाई के पास जाना पड़ा। इसके पास जाकर मैंने उसे सारा सच सच बता दिया, साथ ही अपनी बेटी के लिए माफ़ी भी मांग ली। नहीं, मैं उसको अपने साथ नहीं रखूँगा। जो लड़की गैर मर्द के लिए अपने शौहर को मना कर दे, वे लड़की कभी शरीफ नहीं हो सकती। और मैं इतना बेगैरत नहीं कि ये जानने के बाद ऐसी लड़की को कबूल कर लूँ। मैं उसे तलाक देकर किसी और से शादी करने वाला हूँ। मैं अपने जमाई के सामने सर झुकाए खड़ी थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरी बेटी अपने शौहर के घर खुश रहेगी।
लेकिन मेरा इतना कुछ करने के बाद भी जमाई मेरी बेटी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली और मैंने अपनी बेटी का उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी बेटी का रिश्ता उसी इमाम से कर दिया, क्योंकि मेरी बेटी ने अपने शौहर को उसका हक तो दिया न था। इस वजह से इद्दत पूरी करने का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा और मैंने इमाम साहब से उसकी शादी कर दी। उससे कह दिया कि सारी ज़िंदगी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। जिस बेटी के लिए मैंने अपनी दूसरी शादी ना की और उसे इतनी लाड प्यार से पाला, वो ये सब भूल गई। उसने बदले में मुझे क्या दिया था मैं नहीं जानती थी। वे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। मैंने निकाह के बाद उससे कोई राब्ता नहीं रखा। मेरी बेटी की शादी को 5 साल हो चुके थे। वे बिल्कुल ही मुझसे मिलने तक नहीं आई। उसका कहना था कि उसका बच्चा नहीं हो रहा है, जिस वजह से उसने अपने पहले पति से झूठ बोला था कि वे बांझ है। वे बात उसके साथ हो गई। वे सच में बांझ हो गई थी। उसकी सास अपने बेटे की दूसरी शादी का बोल रही थी, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। मेरी बेटी ने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने मेरा दिल दुखाया, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर मैंने कहा कि तुम मेरी मुजरिम इतनी नहीं हो जितनी मुजरिम तुम अपने पहले पति की हो। अगर तुम्हें वे माफ़ कर दे तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगी। जो बीवी अपने पति को उसका हक ना दे, करवट बदल के लेट जाए, उस पर सारे फरिश्ते लानत भेजते हैं। मेरी बात सुनकर वे रोती मेरे गले लग गई। मेरे कहने पर उसने मेरे अपने पहले पति से माफ़ी मांग ली। उसने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी में खुश था। उसे मेरी बेटी से कोई शिकायत ना थी। उसने मुझसे भी माफ़ी मांगी। आखिर 10 साल के बाद मेरी बेटी को ऊपर वाले ने दुआ सुन ली और वे माँ बनने वाली थी और उसके फिर बेटी हुई और मेरी बेटी को एहसास हुआ कि उसने जो मेरे साथ किया है कहीं वह उसकी बेटी भी उसके साथ ना कर दे। वह अपनी बेटी के नसीब से बहुत डरती थी कि कहीं उसकी बेटी भी ये सब कुछ ना कर दे। उसका कहना था कि वे बेटी के बालिग होते ही उसकी शादी कर देगी ताकि उसकी बेटी उसके नक्शे कदम पर ना चले। हम दूसरे के दुख दर्द को जब तक नहीं समझ सकते जब तक वे हमारे साथ ना हो। मेरी बेटी को मेरी फ़िक्र ना थी, लेकिन जब वे खुद एक लड़की की माँ बनी उसे एहसास हुआ और फिर वे शर्मिंदगी से एक बार फिर मेरे सामने आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी, तो मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया और अपनी नवासी के अच्छे नसीबों के लिए दुआ भी मांगी। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और उन्हें सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। धन्यवाद दोस्तों।